डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अभी हमने लिखी थी, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर दिस अगेन, ये वही है। ठीक है, द मास ऑफ अ स्फेरिकल कॉमेट ऑफ रेडियस 3.6 किलोमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 1.0 × 10⁻13 kg। ठीक है, एक स्फेरिकल कॉमेट है जिसका रेडियस ये है, मास उसका ये है। अज्यूमिंग दैट द मास हैज कांस्टेंट डेंसिटी, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द कॉमेट। तो काफी आसान है हमारे लिए, हमें पता है जी जो है वो क्या है, वो Gm/r² है। G 6.67 इंटू 10⁻11। मास हमें दे दिया है 1.0 इंटू 10⁻13। रेडियस 3.6 किलोमीटर है। अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे, कन्वर्जन करना भूल जाएंगे, और फिर उसके बाद मैं तो अक्सर स्क्वायर लगाना भूल जाता हूँ। 3.6 × 10⁻³ होल स्क्वायर्ड, ये हमें क्या देनी चाहिए, दिस शुड बी गिविंग अस द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। थैंक यू आई, सो वी आर गेटिंग, आई होप बाकी सब भी कर रहे हो कैलकुलेशन, 5.1 इंटू, सॉरी क्या था, 5.1466, थैंक यू आई, 1466 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, न्यूटन पर केजी आएगा वट एवर। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा टू सिग्निफिकेंट टू सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो मैं इसको भी टू सिग्निफिकेंट दूंगा, मैं इसको 5.1 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर केजी लिखूंगा। Actually, a probe having a weight of 960 Newton on Earth lands on the comet. Using your answer in one, determine the weight of the probe on the surface of the comet. तो वेट अगर अर्थ में पता है तो मेरे हिसाब से तो हम उसका मास निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वेट जो है वो mg होता है। अगर 960 इसका ये आ रहा है, तो मास इंटू 9.81, मास वर्क्स आउट टू बी 960 डिवाइड बाय 9.81। मेरे साथ आंसर्स कंफर्म करते जाएं, क्या आ रहा है। कि काम करते हैं, लेट्स टेक द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, हम एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं ताकि हम बाद में हमारा कोई इशू ना आए, तो हम 960 अपॉन 9.81 ही ले रहे हैं। अच्छा जी, अब वी नो जी ये है। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर हमें वेट निकालना है इसका ऑन द कॉमेट, तो वेट कैसे निकलेगा, m इंटू जी से, उसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, लेकिन इस दफा g डिफरेंट है, तो 5.1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू इसका वेट, यानी इसका असल में जो मास था 9.81। अब हमारे पास आ जाएगा वेट, सो व्हाट आर वी गेटिंग एज दी वेट। शुक्र है सबने जो है वो आंसर दिया, 4.9908 इंटू 10⁻⁻3। सो हम इसको अगेन टू सिग्निफिकेंट है और पहले वाली वैल्यू भी हमारे टू सिग्निफिकेंट ही है, तो मैं इसको 5.0 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन लिखूंगा। ठीक है, अच्छा इतनी हमने डिस्कशन कर ली। अब लास्ट क्वेश्चन है इस सवाल का। अ सेकेंड कॉमेट हैज लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर्स and width of approximately 2.6 kilometers. Its outline is illustrated in figure 1.1. Suggest one similarity and one difference between the gravitational fields at the surface of this comet and at the surface of the comet in B. तो इस वाले कॉमेट और जो स्फेरिकल कॉमेट था जिसकी लेंथ और मास ऐसे दिया हुआ था, इसकी ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस और उसकी ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस में क्या फर्क होगा। सिमिलैरिटी में इफ दीज हैव द सेम मास, ठीक है, इस क्वेश्चन में दे हैव नॉट टोल्ड अस के इन दोनों का सेम मास है। ठीक है, मतलब आई हैव नो इंडिकेशन इन दिस ओवर हियर कि इसकी दोनों की सेम मास है, तो मैं अवॉइड करूंगा मास वाला पॉइंट लिखने वाला, मतलब सेम उनकी मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, ये लिखने से मैं अवॉइड करूंगा। क्यों अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि उसमें इन्होंने बोला हुआ नहीं है, लेकिन मार्क स्कीम में यही इंप्लाई हुआ है कि इन्होंने ये बोला हुआ था। ठीक है, मैं इससे एक अच्छा एक और पॉइंट निकाल लेता हूं। क्या पॉइंट निकालूंगा, सिमिलैरिटी होगी the gravitational field lines will be radially inwards for both. ठीक है, so radially inward नहीं बोलते, will be attractive slash pointing inwards for both. हाँ, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस विल बी अट्रैक्टिव स्लैश पॉइंटिंग इनवर्ड्स फॉर बोथ, और डिफरेंस हम ये लिख देंगे कि द स्फेरिकल मास, द स्फेरिकल कॉमेट will have radial field lines
while the comet in B will have non-radial. ठीक है, while the comet in B will have non-radial field lines. अच्छा जी, द नियरेस्ट स्टार टू द सन इज प्रोक्सिमा सेंटाउरी. ठीक है, सेंचाउरी है, पता नहीं क्या है, जो भी इसका नाम है, जैसा भी आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ ले. दिस स्टार हैज अ मास ऑफ 2.5 into 10 to the power 29 kg and is a distance of 4.0 into 10 to the power 13 kilometers from the sun. The sun has a mass of 2.0 into 10 to the power 30 kg. ठीक है, state why Proxima Centauri may be assumed to be a point mass when viewed from the sun. तो सन से जब इसको देख रहा हूं तो वाई कहना है अज्यूम कि ये एक पॉइंट मास है. सो एज उमर सेज कि भाई सबसे पहले तो अगर सन को देखोगे और प्रोक्सिमा सेंचाउरी को देखोगे, सेंटाउरी वट एवर, मुझे इसका नाम नहीं पता, तो आप ये देखोगे कि इन दोनों का डिस्टेंस ही इतना बड़ा है. जब इनका डिस्टेंस इतना बड़ा है तो सन का रेडियस या प्रोक्सिमा सेंटाउरी का रेडियस वो कुछ भी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि डिस्टेंस ही इतना बड़ा है. ठीक है, अगर तो ये दोनों करीब होते तो फिर मैं ये अज्यूम करता ना कि ये यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा करीब होता तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस पैरेलल हो रही होती. ठीक है, लेकिन मसला क्या है, ये है ही इतनी दूर, तो रेडियल ही एक्ट कर रही होंगी सारी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, इसकी भी है, सबकी रेडियल होंगी. तो बिकॉज द डिस्टेंस इज सो ह्यूज, इन दोनों के रेडियाई बहुत ज्यादा स्मॉल है कंपेयर टू डिस्टेंस, देयरफॉर आई कैन अज्यूम दोनों पॉइंट मासेस हैं. ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वो पॉइंट क्या था, वी डिस्कस्ड कि जो भी चीज यूनिफॉर्म डेंसिटी की होती है, ठीक है, वट एवर थिंग विच हैज अ यूनिफॉर्म डेंसिटी दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास. ठीक है, तो प्रोक्सिमा सेंटाउरी को बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, तो हम इसलिए उसको पॉइंट मास दे सकते. तो यू हैव टू रीजंस, यू हैव टू थिंग्स यू कैन से इन दिस आंसर. आप या तो ये कह सकते हो कि द डिस्टेंस, या ये कह लेते हैं द रेडियस ऑफ द सन कंपेयर्ड टू द सेपरेशन is negligible. So Proxima Centauri can be assumed to be a point mass. ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि Proxima Centauri is a uniform sphere. ठीक है, यू कैन कोट एनी वन ऑफ दी आंसर्स. प्रोक्सिमा सेंटाउरी हमाद एक स्टार है, ठीक है, जो सन से सबसे ज्यादा करीब है. ठीक है, यानी सन और एक दूसरा स्टार जो सबसे ज्यादा करीब है, तो दूसरा स्टार जो सबसे ज्यादा करीब है वो प्रोक्सिमा सेंटाउरी. ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास यही लिखा हुआ है. एक्चुअली देन दे आर आस्किंग यू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू प्रोक्सिमा सेंटाउरी. इसको याद करना होगा? नहीं, इसको याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना. देखिए, जो याद करने का था वो सिर्फ जी है, जी की वैल्यू. ये नहीं याद करना अर्थ का मास क्या है, ये नहीं याद करना सन का मास क्या है, मून का मास, कुछ भी याद नहीं करना. ठीक है, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पता है, 24 आवर्स मून को, 24 आवर्स है सन को रोटेट करने में, ओ 24 आवर्स है अर्थ को अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए. ठीक है, 365 डेज लगते हैं अर्थ को सन के अराउंड घूमने के लिए. ठीक है, मून को 28 दिन लगते हैं न्यू मून से फुल मून से, फुल मून से न्यू मून. तो ये कुछ जनरल चीजें जो सबको पता होनी, जनरल इन्फॉर्मेशन वो पता होनी जरूरत है. इसके अलावा कुछ नहीं पता, और जी की वैल्यू पता नहीं, वो भी फॉर्मूला शीट में दी हुई होती है. ठीक है, यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज एनी वैल्यूज इसके अलावा. Actually, calculate the gravitational field strength due to Proxima Centauri at a distance of 4.0 in 10 power 13 kilometers. So you all know कि gravitational field strength निकलती है gm upon r square से. So g is 6.67 into 10 to the power minus 11. ठीक है, प्रोक्सिमा सेंटाउरी का मास डालेंगे बिकॉज इसकी हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं. सो इसका मास जो है वो 2.5 into 10 to the power 29. ठीक है, एंड आर स्क्वेयर इज
4.0 इंटू 10⁻13, मिस्टेक नहीं कीजिएगा, इंटू 10⁻13 है, बट मीटर्स में लेते हैं आप डिस्टेंस, सो आप इसको इंटू 10⁻3 भी करोगे ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। ठीक है, कैन एनीवन कैलकुलेट एंड गिव मी द आंसर? इसका आंसर क्या आ रहा है? सिर्फ जैनब मेरी अच्छी बच्ची हैं, वो कैलकुलेटर लेके बैठी हैं। 1.042 इंटू 10⁻14 न्यूटन्स, न्यूटन्स नहीं जो भी, वो जो है वो हमें जैनब ने आंसर दिया। ठीक है, तो अब ठीक है, जो जो कैलकुलेटर नहीं बैठ लेके बैठा वो कैलकुलेटर लेके आ जाए फौरन से और मेरे साथ कैलकुलेशंस करेगा सारी। अगर हमने ये प्रैक्टिस नहीं किया तो A2 के बारे में नहीं होने वाले सवाल, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। स्क्वायर लगाना भूल जाओगे, 10⁻3 लगाना भूल जाओगे, लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं हो पाएंगी, तो प्रैक्टिस विद मी प्लीज। ठीक है, अच्छा जी। नाउ दिस वाज गिवन टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम इसको भी टू सिग्निफिकेंट कर लेंगे। इसको हम 1.0 इंटू 10⁻14 लिखेंगे बस। ठीक है, अच्छा जी। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड प्रोक्सिमा सेंटाउरी, तो हाउ एम आई गोइंग टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में? तो दो तरीके हैं, एफ जी विच इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब या तो आप g दोबारा से डालो, m दोबारा से डालो, r स्क्वायर दोबारा से डालो और ये छोटा m भी डालो दोबारा से, या फिर आप ये देख लो कि आपने gm अपॉन आर स्क्वायर पहले से कैलकुलेट कर लिया है, gm अपॉन आर स्क्वायर पहले से है आपके पास। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जब आपको पता है भाई ये पूरी चीज g थी, ठीक है, दिस होल थिंग वाज g, तो आपको सिर्फ मास ऑफ द सन मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो दिस होल थिंग वाज g, सो लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई g इनटू द मास। तो जो वैल्यू आई है 1.042 इंटू 10⁻14, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सन के मास से, विच इज 2.0 इंटू 10⁻30 इंटू 0 इंटू 10⁻30। सो वी आर गेटिंग, व्हाट आर वी गेटिंग? 2 इंटू 10⁻16। थैंक यू जैनब, थैंक यू कशिश। 2.084 इंटू 10⁻16, सो हमारे पास आ रहा है 2.0 इंटू 10⁻16। ठीक है, अच्छा जी। नाउ नेक्स्ट थिंग, लास्ट सवाल, इसका लास्ट पार्ट, सजेस्ट क्वांटिटेटिवली why it may be assumed that the sun is isolated in space from other stars। ठीक है, तो हम ये क्यों अज्यूम करते हैं कि सन पे किसी और स्टार की वजह से फोर्स एक्ट नहीं कर रही? why is the sun supposed to be isolated in the space? 2.0 in 10⁻16 न्यूटन्स इज अ ह्यूज फोर्स। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंटाउरी सन पे बहुत बड़ी फोर्स लगा रहा है, लेकिन मसला ये है सन का खुद का मास इतना बड़ा है। अगर मैं असल में सन के ऊपर एक्सेलरेशन निकालना चाहूं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स जो एक्ट कर रही है वो 2.0 इन 10⁻16 है। मास क्या है सन का? वो 2.0 इन 10⁻30 है, इनटू एक्सेलरेशन। तो कोई मुझे एक्सेलरेशन बता सकता है? काफी देर में आंसर्स आ रहे हैं, मैं खुद ही बताने वाला हूं। 2.0 इन 10⁻16 डिवाइड बाय 2.0 इन 10⁻30, so we are getting an acceleration of 1 into 10⁻14। वो वैल्यू जो g थी यही आनी चाहिए थी, एक्सेलरेशन वही आनी चाहिए थी। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी को उसके मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन आनी चाहिए। तो 1.0 इन 10⁻14 इज द एक्सेलरेशन। सन का मास इतना बड़ा है कि उसके ऊपर जो एक्सीलरेशन एक्ट करती है बिकॉज ऑफ प्रोक्सिमा सेंटाउरी इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल। ठीक है, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, सो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी के द मास ऑफ द सन। ठीक है, सबसे पहले तो उम्र वाला पॉइंट थोड़ा सा लेते हैं। ड्यू टू द डिस्टेंस a small force acts on the sun। ठीक है, द सन हैविंग a huge mass only experiences a very small acceleration। जब भी we can assume it to be isolated। एनी प्रॉब्लम? सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो एक सवाल पूछूं? क्या ये हुआ? जो फोर्स है, हम्म, ये फोर्स हमारे ऊपर लग रही है ये फोर्स तुम्हारे या ऊपर, नहीं लग रही? ये जो 2 × 10⁻16 वाली फोर्स है, और अगर लग रही है तो फिर हमें क्यों कुछ नहीं हो रहा? अच्छा जी,
ये तुम्हारे ऊपर नहीं लग रही है, बिकॉज जी इक्वल्स टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ऐसा ही है। ठीक है, सन का मास क्या था, 2.0 × 10⁻30, राइट। तुम्हारा मास क्या है, 60 kg, है ना। नहीं 60, पता है। 80, 100, 55। जो भी है इतना ही है ना, 60 kg के राउंड है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का। 100 kg, चलो कैलकुलेट करके देख लो। 1 × 10⁻14 को 100 से मल्टीप्लाई करो, वो तुम्हारे पर फोर्स एक्ट कर रही है प्रोक्सिमा सेंटाउरी की वजह से। चलिए कैलकुलेट। जब कैलकुलेट कर लो तो फिर देख लेना, वो फिर भी 1.0 × 10⁻14 ही आ रही होगी तकरीबन। तो वो फोर्स तुम्हारे पर जो एक्ट कर रही है वो सन से ज्यादा और भी छोटी है। सही है, समझ आया। अच्छा जी, नाउ न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन ने जब ये बताया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, कि उसने कहा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, तब न्यूटन को ये नहीं पता था कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो जी है। ठीक है, न्यूटन हैड नो आइडिया कि जी जो है वो 6.67 × 10⁻11 था। न्यूटन ने सिर्फ ये कहा था, न्यूटन ने अपना काम किया था, उसने कहा था कि बस ये था, ही सेड ये है। उसने कहा इस तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकल सकती है। उसने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगा के जी की वैल्यू नहीं बताई थी, वो अपनी जिंदगी में नहीं निकाल पाया था। ठीक है, ये काम किसी और ने किया था और उसका नाम कैवेंडिश था। ठीक है, और उसका कुछ एक्सपेरिमेंट जो थी, जो उसकी जो थी, वो हम अभी देखने वाले हैं। ये थोड़ी सी बहुत ज्यादा क्रूड एक्सपेरिमेंट है, ही यूज मच मोर प्रिसाइज मटेरियल्स, लेकिन एक तरीके से है कि यू कैन वर्क आउट जी ऑन योर ओन भी, इस तरह से। ठीक है, सो 2 point masses are separated by a distance x in a vacuum. ठीक है, state an expression for the force between the two masses m and small m. State the name of any other symbol used. ठीक है, so you all know Fg is, अच्छा ये बोल रहे हैं F, तो हम F ही लिखेंगे। F will equal to G mm, डिस्टेंस इन्होंने बोला है x। ठीक है, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर। सही है, हम आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम जो उन्होंने डिफाइन किया वो लिखेंगे। अच्छा, अब देखो उन्होंने एफ बताया हुआ था, एम बताया हुआ था, स्मॉल एम बताया हुआ था, एक्स बताया हुआ था, उन्होंने जी के बारे में नहीं बताया हुआ था। तो वी विल हैव टू डिफाइन जी। जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी की वैल्यू लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस है कॉमन इन द CAIE, वो आपको बोलेंगे कि फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला में लिखो, और जो चीज उन्होंने नहीं बताई होगी वो आपको एक्सप्लेन करनी होगी। तो आपने ये लिखा, आपने बता दिया कि ये चीज नहीं बताई हुई थी आपने, हमने बता दिया आपको। ठीक है, इसका 1 मार्क है पूरे का। सिर्फ ये लिख के आ गए 0 मार्क, सिर्फ ये लिख के आ गए 0 मार्क्स, दोनों चीजें कंबाइन लिखनी होगी तब 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, नाउ a small sphere S is attached to one end of a rod as shown in figure 1.1. ठीक है, द रॉड हैंग्स फ्रॉम अ वर्टिकल थ्रेड एंड इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये वर्टिकल थ्रेड है, रॉड इस तरह से लगी हुई है, एंड ये स्मॉल स्फीयर एस है। सही है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एस टू द थ्रेड इज 8 सेंटीमीटर। तो 8 थ्रेड से लेके स्फीयर एस 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अ लार्ज स्फीयर एल इज प्लेस्ड नियर द स्फीयर एस एज शोन इन फिगर 1.2। ये आपके पास ये दिखा है। नाउ दे आर शोइंग यू द टॉप व्यू। टॉप व्यू में लार्ज स्फीयर एस इधर रखा हुआ है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द रॉड इस तरह से थी। ठीक है, जब हम लार्ज स्फीयर एस लेके आए इतना करीब 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ये चीज जो है वो घूम के इधर आ गई। ठीक है, तो थ्रेड यहां से आपकी तरफ आ रहा है, ये आपकी रॉड है, इट स्वंग एंड इट ended up in this position. आपकी फाइनल पोजीशन कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो गई। इट swung through 1.2 millimeters like this. ठीक है, अच्छा जी, now there is a force of attraction between the sphere S and L, causing sphere S to move through a distance of 1.2 millimeter. The line joining the centers of S and L is normal to the rod. ठीक है, show that the angle theta through which the rod rotates is 1.5 into 10 power minus 2. तो looking at this question, ये वाला एंगल थीटा मैं कैसे दूंगा? S will equal to r theta. फॉर्मूला याद है सबको? S will equal to r theta. So I am going to use that formula.
आई एम गोइंग टू से S इक्वल्स टू आर थीटा। ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। S क्या आ रहा है? S आ रहा है 1.2 मिलीमीटर्स, मिलीमीटर्स में है, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। सो S इज 1.2 इंटू 10⁻³ R जो है वो क्या है? वो है 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है, रेडियस 8 सेंटीमीटर आ रहा है सेक्टर का। सो दिस इज 8 इंटू 10⁻²। और थीटा 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 की वैल्यू हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻²। आई होप आ रही हो। आई होप कि कोई मुझे ये कंफर्म करके बता सके कि सच में आ रही है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके। The rotation of the rod causes the thread to twist. The torque T in Newton meter requires to twist the torque T in Newton meter required to twist the thread through an angle beta in radian is given by this much. Calculate the torque in the thread when sphere L is positioned as shown in figure 1.2. ठीक है, तो जब ऐसे पोजीशन है तो आप टॉर्क बता दो, कोई मसला नहीं है, हमने एंगल बीटा तो निकाल लिया। ठीक है, तो हम बस इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब ये 1 मार्क का भी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेट्स डू दिस फास्ट। सो 9.3 इंटू 10⁻⁻10 इंटू हमारा एंगल क्या था? 1.5 इंटू 10⁻⁻2। सो व्हाट आर वी गेटिंग एज द टॉर्क? ओके, थैंक यू अजीन। 1.395 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये आ रही है टू सिग्निफिकेंट। ठीक है, और ऊपर भी हमने जो निकाला था टू सिग्निफिकेंट में ही निकाला था, तो फाइनल आंसर भी इधर टू सिग्निफिकेंट में देते हैं। 1.4 इंटू 10⁻⁻11। Actually, then the distance between the centers of the spheres S and L is 6.0. The mass of the sphere S is 7.5 grams and the mass of sphere L is 1.3 kilograms. ठीक है, so थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं, this is 7.5 grams, this is 1.3 kilograms, distance 6 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच में सब कुछ उन्होंने दे दिया। By equating the torque in V2 to the moment about the thread produced by the gravitational force of attraction between the spheres, calculate a value for the gravitational constant. Okay, सबसे पहले समझते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा ना, आपको पता है ये लार्ज स्फीयर L और ये स्मॉल स्फीयर L दोनों मासेस हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, होगा ये कि ये स्मॉल स्फीयर जो है उस पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है बिकॉज ऑफ दिस बिग स्फीयर। तो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐसे लगती है जो इस स्फीयर को अपनी तरफ खींच के लिया, ठीक है, जैसे पहले यहां पे था तो एक खींच के यहां पे आ गया। ठीक है, तो ये हुआ। अभी अगर देखोगे तो फाइनल पोजीशन ऑफ रॉड, इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप एवरीवन रिमेंबर्स फ्रॉम एस इक्विलिब्रियम क्या था? इक्विलिब्रियम ये था कि नेट फोर्स जीरो होगी और नेट मोमेंट जीरो होगा इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। अगर फाइनल पोजीशन ऐसा अटक गई है रॉड तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में होगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंट एफ जी प्रोड्यूस कर रहा है, वट एवर द मोमेंट एफ जी इज प्रोड्यूसिंग, वो टॉर्क जो थ्रेड में प्रोड्यूस हो रही है उसको कैंसिल आउट कर रहा है, राइट। यू कैलकुलेटेड आउट द टॉर्क जो थ्रेड में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसको कैंसिल आउट करने वाले कोई ना कोई मोमेंट या टॉर्क होगी। वी डू सी अ मोमेंट, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स का मोमेंट। ठीक है, तो वो आपको यही बोल रहे हैं कि टॉर्क और फोर्स ऑफ ग्रेविटी को इक्वेट करके, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू द डिस्टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, दैट विल इक्वल टू द टॉर्क। ठीक है, सो अगर हम इसको देखेंगे सही तरह से, सो दिस इज अ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, पिवट आपका ये रहा, दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू आपके पास, असल वैल्यू मेरे पास है, सो मैं इसको कोई डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन हाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मोमेंट निकालने के लिए उसको उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, एंड आई होप ये भी सबको पता हो कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर्स ही आएगा। ठीक है, बिकॉज ये वैसे ही 8 सेंटीमीटर्स था। सो लेट्स सी। अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकलेगी GMM अपॉन आर स्क्वायर, देन इनटू द डिस्टेंस, डिस्टेंस डी अभी वैसे ही लिख रहा हूं और टॉर्क भी अभी वैसे ही लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा हमें निकालना है ग्रेविटी, जी निकालना है, तो सब कुछ उधर भेज देते हैं। तो जी विल वर्क आउट टू बी T इंटू आर स्क्वायर,
divided by mm into d. सही है. Now let's start putting our values in. Torque आपको पता है 1.4 into 10 to the power minus 11. So 1.4 into 10 to the power minus 11. Distances between their centers, whoops, वो ये रहा 6 centimeters. So let's put in 6 centimeters. Conversions करना नहीं भूलिएगा. 6 centimeters square भी लगा हुआ था तो square भी लगा लेते हैं. Then m एक था 1.3 kg. kg is the SI unit, तो 1.3 ही लिख देते हैं. So 1.3. फिर दूसरा दिया हुआ था 7.5 grams. Grams is not the SI unit, इसको kilograms में करना पड़ेगा. So 7.5 into 10 to the power minus 3, right? छोटे से बड़ा जा रहे हैं तो 1000 से डिवाइड किया, into 10 to the power minus 3 कर दिया. And the distance, जो आपका जो FG का जो distance है from the center, वो क्या था? वो 8 centimeters था. So let's put in this 2 over here, 8 into 10 to the power minus 2. ठीक है. I hope someone gives me the answer, और मुझे सब ये भी कंफर्म करें कि ये वर्किंग आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई. वो आ रहा है 6.46 into 10 to the power minus 11. ठीक है. मेरे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, राइट. आई एम गेटिंग 6.46 into 10 to the power minus 11. तो मैं इसको लिख रहा हूं 6.5 टू सिग्निफिकेंट तक, क्योंकि हम अभी ऊपर से सारी वर्किंग टू सिग्निफिकेंट में करते हुए आ रहे थे. तो 6.5 into 10 to the power minus 11. ठीक है. एंड द लास्ट पार्ट, suggest why the total force between the spheres may not be equal to the force calculated using Newton's law of gravitation. वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये समझ रहे हो कि सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इधर. ठीक है. वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो सकता है कोई और फोर्स भी हो. तो उसके बारे में हम कुछ रीजंस दे सकते हैं क्यों नहीं हो सकती सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ, हो सकता है कोई और फोर्स हो. या हम इसको ये क्यों नहीं कर सकते कि सिर्फ ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, हो सकता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से कुछ कम हो. तो कैन वी गिव एनी लॉजिकल अजम्पशन या सजेशन के व्हाई शुड वी नॉट अज्यूम कि ये सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. लॉ इज फॉर पॉइंट मासेस. सही है जैनब, एक पॉइंटर आपने दिया. ठीक है. तो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले तो चीज कि ये सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्यों नहीं हो सकती. भाई हो सकता है आपने एक्सपेरिमेंट करने से पहले गलती से इनको इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज कर दिया. ठीक है. हो सकता है इस पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, उस पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा. तो इंस्टेड ऑफ ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मे बी यू इवन हैव एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. तो आई कैन पॉइंट आउट कि मे बी द स्फीयर्स आर ऑलरेडी चार्ज्ड. मे बी द स्फीयर्स आर चार्ज्ड. हमें सिर्फ अजम्पशन देनी, हमें सिर्फ सजेशन देनी. तो मे बी द स्फीयर्स आर चार्ज्ड, इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है सिर्फ. ठीक है. फिर दूसरा मुझे जो है वो जैनब देती है कि मे बी द स्फीयर्स आर नॉट पॉइंट मासेस. मे बी द स्फीयर्स आर नॉट पॉइंट मासेस. ऐसा मैं क्यों कह सकता हूं? पॉइंट मासेस क्यों नहीं है? पॉइंट मासेस क्यों नहीं है? पहला पॉइंटर, मे बी दे आर नॉट यूनिफॉर्म. ठीक है. तो पहला पॉइंटर तो ये था कि इस पॉइंट मास बोलने के लिए किसी ना किसी चीज को यूनिफॉर्म होना पड़ेगा. दूसरा पॉइंटर ये था कि उन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए है कि ये जो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बनेंगी वो रेडियली इनवर्ड्स नजर आ रही हो, ऐसी इधर. ये ना हो कि यहाँ पे सारी पैरेलल नजर आ रही हो. तो मे बी देयर सेपरेशन इज नॉट लार्ज इनफ. ठीक है. मे बी आई कैन से मे बी द सेपरेशन इज नॉट लार्ज इनफ. ये भी कह सकता हूं मैं. और कोई चीज किसी के दिमाग में आ रही है? तो अच्छा उमर, वाई इज देयर नो ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंस क्यों नहीं अज्यूम कर सकता मैं? देखो जो ड्रैग फोर्स थी इन एएस, ड्रैग फोर्स होती थी वाई बिकॉज ऑफ मूवमेंट. ठीक है. जब आप मूवमेंट हो रही होती है आपकी कोई ना कोई, व्हेन यू आर मूविंग थ्रू एयर, तब एयर रेजिस्टेंस सप्लाई होती है. ठीक है. जब मैं ये केस सिनेरियो पूरा डिस्कस कर रहा था तो आई एम नॉट मूविंग. ठीक है. मेरा ये स्फीयर भी स्टेशनरी है, ये स्फीयर भी इधर आके रुक चुका है. ठीक है. सो एवरीथिंग इज स्टेशनरी, नथिंग इज मूविंग थ्रू द एयर, सो आई कांट अज्यूम एयर रेजिस्टेंस. ठीक है. मैं ड्रैग फोर्स नहीं ले सकता. सही है उमर, समझ में आया? हाँ. लेकिन अगर उमर तुम ये बोलते कि मे बी देयर इज सम फोर्स बिटवीन द रॉड
एंड द स्मॉल स्फेयर। तो मैं कहता हाँ उमर सही बात कर रहे हो, आई कैन एक्सेप्ट दैट आंसर। वो किस लिहाज से, वो इस लिहाज से भाई ये आपने जिस तरह से भी जोड़े हुए हैं, ग्लू ऑन करे हुए हैं, जिस तरह से ये स्मॉल स्क्वायर रॉड के साथ चिपकाया हुआ है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन डेवलप हो रही हो, ठीक है, जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से डेवलप होके कुछ ना कुछ किसी और तरीके में वेक्टर पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसका भी मोमेंट आ जाएगा फिर तो ये मैं कहता हाँ ठीक है। बाकी एक और पॉइंटर ये आ गया कि हो सकता है कि मे बी द मासेस आर नॉट आइसोलेटेड। ठीक है, जाहिरन बात है अगर आप ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालते हुए जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर कर रहे हो, तब आप अज्यूम कर रहे हो कि इस मास के और इस छोटे मास के करीब कोई और मास है ही नहीं कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी में कोई भी रोल प्ले करे। हो सकता है यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो बंदा ही यहाँ पे खड़ा हो साथ, तो उसका मास भी होगा, वो भी इन्फ्लुएंस करेगा इस एक्सपेरिमेंट को, कि उसकी भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। ठीक है, हो सकता है किसी कमरे में हो रहा है, ठीक है, तो जिस भी कमरे में हो रहा है उसका कोई ना कोई मास होगा, तो कमरे की वॉल्स जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई करेंगी। तो मसला ये है कि प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है ये दोनों आइसोलेटेड ही हो। हम तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि आइसोलेटेड है, तो हमने सब कुछ आइसोलेट करके रख दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रही होगी, हो सकता है कोई ना कोई मास करीब बरीब में हो। मास करीब होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उसकी वजह से भी कोई अप्लाई होगी। तो आप जो ये वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह रहे हो कि सिर्फ यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उस लिहाज से आपकी वो वाली assumption भी गलत हो जाती है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, सबको समझ में आया?